हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम हम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को बता दूं, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में हम लोग 69 बीपीएससी प्लस जो डिफरेंट और एग्जाम्स के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ओरिजिनल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आप लोग देख सके कि बीपीएससी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है आप लोगों के बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में या डिफरेंट और एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कि आप सभी लोग यहाँ पर में जो है वो मोटिवेशन दे चुके हैं सब पहले ही आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले जिन लोगों ने लाइक कर दिया है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन सभी लोगों को ये सेशन पूरा का पूरा सेशन समर्पित। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में जो है यहाँ पर में 69 बीपीएससी का आया है। आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछा है ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं। ठीक है, पल्सर। अब देखिए पल्सर क्या होता है, अगर आप लोगों को ये समझना है तो थोड़ा सा आप लोगों को फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को, नहीं तो बस पता चले हाथ और वो पंडित जी के पास में जाके आप पूछने लगे पंडित जी बताओ ना, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि पल्सर क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी अलग है, एस्ट्रोनॉमी अलग है। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आवर यूनिवर्स। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी, तो देखिए क्या होता है ना कि जो एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, एक छोटा स्टार होता है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, एक छोटा सा जो है, छोटा मतलब इतना छोटा नहीं, बाकी हमारे सूरज के मुकाबले में छोटा होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार होता है, वो बहुत तेजी से घूमता है, इतना तेजी से घूमता है कि वो पल्सार छोड़ता है। ठीक है, रेस छोड़ता है। ठीक है, तो ये पल्सार जो है उसके रोटेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, पल्सार क्रिएट होते हैं, पल्सार मतलब ऐसे रेज, लाइट की रेस क्रिएट होती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार के बहुत ज्यादा तेजी से घूमने की वजह से ये क्रिएट होते हैं पल्सार। ओके, तो पल्सार को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको बता दूं, ब्रह्मांड के अंदर में ये जीपीएस टाइप के भी काम करते हैं, क्योंकि जो पल्सार होते हैं, ठीक है, हमने अलग अलग बहुत सारे पल्सार जो है हमको आते हुए दिख रहे हैं अलग अलग, मतलब बहुत सारे न्यूट्रॉन स्टार्स है ब्रह्मांड के अंदर में। तो हम क्या करते हैं ना कि कौन सी दिशा में हमें देखना है, किधर साइड में जो है, अगर हमें कभी कोई यान को मोड़ना है तो किधर साइड मोड़ना है, तो हम वो पल्सार की मदद से, ठीक है, कौन से वाले पल्सार की तरफ में मोड़ना है उसकी मदद से हम लोग इसको मोड़ते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड तो सब तरफ में समान है ना, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे उधर में, इसी वजह से। तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं उनसे जो है उनसे निकलता है पल्सार। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए चलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमते हैं, सफेद कलर के ये ड्वार्फ स्टार होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए एसएससी सीजीएल के अंदर में आया था, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया और हुगली नदी के किनारे पर अपना पहला अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया। अब देखिए फ्रेंड्स, कलकत्ता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे पर है, ये याद रखेंगे आप सभी, कलकत्ता। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे के ऊपर में उन्होंने पहला अपना कारखाना स्थापित किया था पश्चिम बंगाल के अंदर में, या जो आज का पश्चिम बंगाल है उस समय तो बंगाल बोलते थे। तो अंग्रेजों ने पहला अपना कारखाना कौन से वर्ष में हुगली नदी के किनारे पे स्थापित किया था। एनसीईआरटी के अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका 1651 के अंदर में। तो डायरेक्टली आप लोगों का ये आंसर बनेगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों ने जो है सेशन को लाइक कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, 900 प्लस लाइक्स आप लोगों के हो चुके हैं केवल और केवल 3 मिनट के अंदर में। ठीक है, और कंटिन्यूअसली यहाँ पर मैं बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, 1100 के करीब करीब बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो पता चले कि आज आप लोगों का दिन है। ठीक है, 14 फरवरी, तो आप बस अपनी धुन में, ठीक है, घूमने जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, भाई पढ़ाई कर लो। ठीक है, नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों का 69 बीपीएससी का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ टू ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। देखिए क्वीन एलिजाबेथ टू, ठीक है, एलिजाबेथ द सेकेंड, ठीक है, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उनकी मृत्यु हुई थी उस समय में। ठीक है, तो करंट अफेयर टाइप का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड जिनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद में आप लोगों से क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के बाद में ब्रिटेन का शासक कौन बना। क्योंकि
ऑब्वियसली बात है यहाँ पर में उनकी मृत्यु हुई, उसके कुछ समय के बाद में जो है उनका जो बेटा था, ठीक है, चार्ल्स द थर्ड, ठीक है, नाम से, चार्ल्स थर्ड के नाम से जो है वो शासक बने, चार्ल्स थर्ड के नाम से, ठीक है, उनका जो बेटा था। नाउ तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि इन्होंने 1952 से लेकर 2022 तक, मतलब 70 वर्षों तक शासन किया उन्होंने, ठीक है। तो 70 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, ये बात तो सही है। कब से कब तक किया उन्होंने? 1952 से लेकर 2002 तक। 1952 में वो रानी बनी थी, सोचिए आप लोग, ठीक है। उस समय में तो कईयों के पेरेंट्स का भी जन्म नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों में से तो 1952 से 2002 तक उन्होंने 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर शासन किया। और जब इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो वो कितने वर्ष की थी? 96 वर्ष की थी, 96 वर्ष की थी, ठीक है। तो कितने साल की उम्र में वो बन गई होंगी? चलिए एक रीजनिंग का और मैथ्स का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। पूछ लू? हाथ ऊपर करो आप लोग अगर बता सकते हो तो, ठीक है। बताइए जल्दी से कि अगर उसने 1952 से लेकर 2002 तक उन्होंने शासन किया और जब उनकी मृत्यु हुई 2002 नहीं 2022 है ये, तो 2022 तक उन्होंने शासन किया 70 साल तक, और उनकी उम्र 96 ईयर्स के अंदर में हुई थी, तो उन्होंने कितने साल की उम्र में वो शासिका बन गई थी ब्रिटेन की, ठीक है। तो उनके बाद में चार्ल्स द थर्ड जो है वो उनके बेटे राजा बने। तो याद रखेंगे आप लोग, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एलिजाबेथ द सेकंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, जल्दी बताओ। सभी लोग एकदम स्पीड में आंसर आने चाहिए आप लोगों के, हर किसी बच्चे ने आंसर करना है। सिकंदर यादव, डिपेंड करता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कौन सी कैटेगरी अलग अलग है वो। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे 1951 में, ठीक है, आप लोगों का कौन सी नदी के किनारे पे पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थापित किया गया था। कौन से साल में किया गया था ये आप लोग लिख दीजिए कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद होता जाए बार 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 अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं सलमा बेगम भी बोल रहे हैं कि लाइक एंड शेयर कर दो सभी लोग, ठीक है, पूरी टीम को और सर को मोटिवेशन मिले, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन से पशु का ज्ञान नहीं था? आप लोगों को क्या लगता है कौन से, किसके बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं होगी? ठीक है, सांड के बारे में, घोड़े के बारे में, हाथी के बारे में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसके बारे में जानकारी नहीं थी ये बोला है आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग 7 मिनट के अंदर में 1500 के करीब करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1127 लाइक्स हो चुके हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर में इन 1127 जो यहाँ लॉयल बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना अपना योगदान भी दे दिया? हाथ भी ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो घोड़े के बारे में जो है फ्रेंड्स इन लोगों को नहीं पता था। घोड़े के सबूत केवल और केवल जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, सुरकोटदा नाम की एक जगह है, सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा नाम की एक जगह, जहां पर मैं आप लोगों को इसके सबूत मिले हैं, गुजरात के अंदर में सुरकोटदा नाम की जगह पर, ठीक है, गुजरात में। ओके, केवल एक जगह है जहां घोड़े के सबूत मिले, अदरवाइज पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर में कहीं पे भी आप लोगों को घोड़े के सबूत नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सुरकोटदा में भी हो सकता है किसी ना किसी व्यापारिक जरिए से, व्यापार के जरिए किसी ने लेकर आया होगा और वो हड्डियां मिल गई, या फिर वो हो सकता है घोड़े की हड्डियां हो ही ना, हमने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया घोड़े की हड्डियों के रूप में। अदरवाइज हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर में कहीं पे भी घोड़े की अस्थियां या हड्डियां नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में कि घोड़ा जो है फ्रेंड्स ये नहीं मिलता है, अदरवाइज बाकी के सारे एनिमल्स जो है आप लोगों को मिल जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर में, कहीं ना कहीं उनकी हड्डियां मिल जाती है, ठीक है। गाय भैंस सबकी हड्डियां मिल गई, इवन चावल के दानों के अवशेष मिल जा रहे हैं, लेकिन घोड़े की हड्डियां नहीं मिल रही। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों से अवगत नहीं थे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे हैं जो एस्टेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोगों की शिक्षण कला की एक बड़ी क्लास होने वाली है, ठीक है। अब तक एग्जाम के अंदर में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनमें से मैं टॉप 300 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो आपके शिक्षण कला के अंदर में 30 में से 30 नंबर पक्के आ जाएंगे एस्टेट के अंदर में, क्योंकि आपकी एग्जाम में आए हुए 300 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं आपकी एग्जाम के अंदर में के, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं कल 1 बजे क्लास के अंदर में जरूर जुड़िएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इनमें से कौन सा वाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ठीक है, बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा वाला?
जल्दी बताइए यहां पर में। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया गेट जो है इसको अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल नहीं किया गया है हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो शामिल करने की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो 20वीं शताब्दी के अंदर में हो चुकी थी। ठीक है, अभी हमारे भारत के अंदर में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2025 के अंदर में, ये बताइए जल्दी से। जी बहुत बढ़िया, 43 है आप लोगों के। अब यहां पर मैं आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इनमें से इन 43 में से कौन सा वाला नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं आप लोगों के। ठीक है, लेकिन ये इंडिया गेट जो है इसको शामिल नहीं किया गया है विश्व धरोहर की सूची के अंदर में। ठीक है, बाकी लाल किला, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को पूरा का पूरा। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से पूरा, लाल किले को 2007 में, कुतुब मीनार को 1993 के अंदर में। ठीक है, लेकिन इंडिया गेट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में नहीं है। अब आप लोग में से जितने भी बच्चे टीआरई 4.0 की पेड बैच के अंदर में बैच नंबर 1 में थे, उनको पता होगा कि उस समय तक की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी आपको पढ़ाया था मैंने। उसके अंदर में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाया, लाल किला भी पढ़ाया था आप लोगों को, सारी की सारी चीजें पढ़ाई है। और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, गुड न्यूज ये है कि जो टीआरई 2 की सेकंड नंबर की बैच है, जिसमें पेड पेड बैच 1 के बच्चों को भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है वो, तो आप सभी लोगों के लिए मैं पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फिर से पढ़ाने वाला हूँ। केवल यूनेस्को की साइट नहीं बता दूंगा, बल्कि उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री है, जो उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स है, वो भी आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। देखिए आप लोगों से अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर में मैंने जब एक्सप्लेनेशन दी आपको, लाल किले को कौन से साल में शामिल किया गया, कुतुब मीनार को कौन से साल में शामिल किया गया, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि लाल किला जो है आपका, ओके, लाल किला न्यू दिल्ली के अंदर में, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। ये कौन से साल में शामिल किया गया था? अब आप लोग आंसर कर सकते हो इसका। ठीक है, अभी आपको बताया कि लाल किले को 2007 में शामिल किया गया था, और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार को शामिल किया गया था 1993 के अंदर में। जब आप लोग पढ़ते हो इस तरीके से तो आपको याद हो जाती है चीजें। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ फुल स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों के लिए इसके ऊपर में मैंने एक शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया था? याद आ रहा है आप लोगों को? सिक्किम वाला हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर में मैंने आपको पूरा का पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से सिक्किम भारत का जो है वो पार्ट बना। अदरवाइज सिक्किम जो है एक अलग देश था, ठीक है, सेपरेट देश था, और आजादी के बाद हमारे भारत का हिस्सा बना सिक्किम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी बच्चे, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखिए। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपका? जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों के, ठीक है, तो आप लोगों को दो इवेंट याद रखने हैं। पहले ये एक सहयोगी जो है राज्य बना आप लोगों का, ठीक है, आपका एसोसिएट स्टेट इसको बनाया गया 1947 के अंदर में। ये प्रोटेक्टर था, मतलब हम उसको प्रोटेक्ट करते थे, वो एक अलग देश था, हम उसको प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन ठीक है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के जरिए हमने केवल उसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया, आधे अधूरे राज्य का दर्जा दिया। बट 36वें देखो ये याद रखना है आप लोगों ने, 36वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, 1975 के अंदर में हमने उसको फुल फ्लेज इंडियन स्टेट बना दिया, मतलब पूरी तरह से भारत में शामिल कर लिया, और ये 22वें नंबर का राज्य बन गया हमारा। ये शॉर्ट आप लोग जरूर देखिएगा। आज टीचिंग परीक्षा चैनल जितने भी बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, उन लोगों को पता चल जाएगा। जितने भी बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो भी एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके रखते हो चैनल को तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपके फीड में आता रहेगा। तो 36वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, 1975 के अंदर में फुल फ्लैश बना था। अगर आपसे बोला जाए एसोसिएट स्टेट कब बना था, ये एसोसिएट स्टेट, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो एसोसिएट स्टेट बना था 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंदर में। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए
नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसके बस ये बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम जो है ये भारत का थंब स्टेट इसको कहा जाता है, अंगूठा राज्य, थंब स्टेट, क्योंकि थंब की तरह दिखाई देता है ये, ठीक है। ये फुल स्टेट कब बना था? अब यहां पर मैं बोला है फुल स्टेट, तो फुल स्टेट पूछा इसीलिए 1976 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फुल स्टेट कब बना था ये आप 1975 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन के जरिए, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। और अगर मान लीजिए एसोसिएट स्टेट कब बना था ये पूछा जाए, ठीक है, सहयोगी राज्य कब बना था, तो ये आंसर होगा आपका 1974 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो दो चीजें प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, 1975 के अंदर में 36वें संविधान संशोधन के जरिए फुल स्टेट बना था, फुल स्टेट पूरे भारत राज्य का हिस्सा बन गया था। 22वें नंबर का जो है स्टेट बना था भारत का, ठीक है। और एसोसिएट स्टेट मतलब केवल सहयोगी राज्य, पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पाइबोस की शुरुआत की? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सिजदा और पाइबोस ये प्रथा किसने शुरू की थी? सभी लोग लिख देंगे कौन सा संविधान संशोधन था और कौन सा साल था, कौन से नंबर का भारत का राज्य बना था, ये लिख देना है आप सभी लोगों ने। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिजदा और पाइबोस की शुरुआत की? देखिए फ्रेंड, सजदा या सिजदा का मतलब होता है किसी के सामने, ठीक है, झुकना, ठीक है, किसी के सामने झुकना। और पाई बोस, पाई बोस को आप दो इसमें बांटिए। पाई का मतलब पैर, ठीक है, बोस बोसा शब्द से बना है, ठीक है, बोसा। बोसा जो शब्द है ये एक फारसी शब्द है, बोसा का मतलब होता है किस करना, चूमना, ठीक है, किस करना। तो बोसा, बोसा जो है इसका मतलब होता है किस करना। तो ये सिजदा उसके सर, राजा के सामने सर झुकाना, और पाई बोस मतलब राजा का पैर जो है उसको किस करना, ठीक है, तो राजा के पैर को चूमना। तो ये जो प्रथा थी ताकि राजा उससे बड़ा है ये दिखाया जा सके, ठीक है। तो ये प्रथा शुरू की थी बलबन ने। बलबन ने एक और प्रथा शुरू की थी फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। भारत के अंदर में नवरोज मनाने की शुरुआत किसने की थी? नवरोज एक फारसी न्यू ईयर है, पारसी न्यू ईयर, ठीक है, नया साल नवरोज, ठीक है, इसको मनाने की शुरुआत भी बलबन ने की थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। बलबन ने पारसी न्यू ईयर मनाने की शुरुआत की थी, ठीक है। बोसा का मतलब होता है किस, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, बोसा मतलब किस। अभी आज आप लोगों का दिन है तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा, ठीक है, लाइन भी सुना देता हूं आप लोगों को इसी के ऊपर में मैं, ठीक है, कि नाजुकी तो देखिए उनके लबों की नीले पड़ गए हैं, ठीक है, नाजुकी तो देखिए उनके लबों की नीले पड़ गए हैं, बोसा लिया था उनकी तस्वीर का वो भी सपनों में। तो यहां पर मैं देखिए आप, अब जितने लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ करवाया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ करवाया था? नवरोज का, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध फारसी त्योहार, तो नवरोज जो है फ्रेंड्स एक फारसी त्योहार है, इसका आरंभ करवाया था बलबन ने। अच्छा एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स कि बलबन जो था उसने एक अपने आप को उपाधि दी थी, जिल ए इलाही की उपाधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को जिल ए इलाही की उपाधि भारत के अंदर में सबसे पहले किसने दी थी, ठीक है, अपना रुतबा बताने के लिए। तो जिल ए इलाही की उपाधि ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को दी थी। सजदा और पाइबोस की प्रथा भी उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। बलबन की मृत्यु 1287 के अंदर में हो गई थी। तो ये एक पॉइंट है, आप लोग इसको भी याद रख सकते हो। जिले इलाही की उपाधि किसने दी थी, नौरोज मनाने किसने स्टार्ट किया था। एक और क्वेश्चन भी बताता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, मिलिट्री को पावरफुल बनाना जरूरी है या नहीं किसी भी राजा के लिए? आप लोग बताइए। मिलिट्री पावरफुल होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए मिलिट्री आप लोगों की, तभी आप अच्छे से जंग लड़ पाओगे, जीत पाओगे, अपने साम्राज्य को बड़ा कर पाओगे, साम्राज्य को मेंटेन कर पाओगे, साम्राज्य की रक्षा कर पाओगे, है ना। तो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए और मिलिट्री में जो है सुधार लाने के लिए उसने दीवाने अर्ज नाम से एक डिपार्टमेंट शुरू किया था मिलिट्री के अंदर में। एक मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज किसने शुरू किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, दीवान ए अर्ज नाम से मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये भी बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोनों तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है इसकी। देखिए फ्रेंड्स, अष्ट प्रधान, ठीक है, ये किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, किसका मंत्री परिषद था? और आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बिहार हो, यूपी हो,
ठीक है, डिफरेंट एग्जाम, डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स हो, ठीक है, सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्ट प्रधान किसका था? 8 मंत्रियों का समूह, अष्ट प्रधान। ठीक है, गुप्त शासन में, चोल शासन में, मराठा शासन में, विजयनगर प्रशासन में, किस में? मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो भाई मराठा शासन के अंदर में, शिवाजी के समय काल के अंदर में क्या था? अष्ट प्रधान, 8 मंत्रियों का जो है वो समूह होता था, जो सलाहकार परिषद होती थी, 8 मंत्रियों की परिषद, इसको अष्ट प्रधान कहते थे। ठीक है, अष्ट प्रधान। इसका मुखिया जो होता था वो होता था पेशवा। ठीक है, पेशवा। पेशवा जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो बाजीराव मस्तानी मूवी के अंदर में भी दिखाया हुआ है आपको कि पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री, राजा के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पद। वैसे शिवाजी के बाद में धीरे 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 राजा का पद जो है केवल सिंबॉलिक रह गया था, नाम मात्र के लिए, और सारे पावर पेशवा के पास में आ गए थे। जो पेशवा एक पोस्ट होती थी, ठीक है, अलग अलग लोग पेशवा बनते थे, तो पेशवा मतलब मुख्यमंत्री, या उस समय के हिसाब से अगर उसको देश पकड़ा जाए मराठा साम्राज्य को, तो प्रधानमंत्री टाइप की सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए एक क्वेश्चन आया था HSSC ग्राम सचिव के एग्जाम के अंदर में, व्हाट वाज द फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड अमंग द 8 हेड ऑफ छत्रपति शिवाजी कैबिनेट? ठीक है, जो फाइनेंस मंत्री होता था, वित्त मंत्री, जो कामकाज संभालता था पैसों का, उसको क्या कहते थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम के अंदर में आप लोगों के। जी, तो उसको जो है फ्रेंड्स अमात्य या मजूमदार कहा जाता था, अमात्य या फिर मजूमदार। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक लिस्ट आप लोगों को बता रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल या जो अष्टप्रधान होता था उसके अंदर में जो प्रधानमंत्री होता था या सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री होता था उसको पेशवा कहते थे। ठीक है, वो सामान्य प्रशासन जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने के लिए जिम्मेदार होता था। तो पंत प्रधान या पेशवा, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, पेशवा आपका। अमात्य या मजूमदार जो है वो वित्त मंत्री को कहते थे, फाइनेंस मंत्री को। नवीस या सचदेव ये कहते थे सचिव को। वाकिया नवीस जो है आंतरिक मंत्री, इंटरनल गृह मंत्री टाइप का होता था। सर ए नौबत या सेनापति, कमांडर इन चीफ, सेनापति आप समझ ही गए होंगे, सर ए नौबत। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री को कहते थे, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को। और पंडित राव जो है ये सबसे बड़ा जो पुरोहित होता था, धार्मिक मामलों का मंत्री, उसको पंडित राव कहते थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि अमात्य या फिर इसको मजूमदार कहा जाता था, फाइनेंस मंत्री को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था अमात्य, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी बलबन ने? एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के और भी सेशंस आप लोगों के लिए लिए जाए, और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों के नीचे में एक नंबर चल रहा है, ठीक है, आप लोग उस नंबर के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, टीचिंग परीक्षा की टीम आप लोगों की मदद कर देंगे, 7611101101, 96978844। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में सिलेक्शन प्लस रैंक दोनों लेकर आना है आप लोगों ने, टॉप रैंक प्लस सिलेक्शन। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैं अपने शक्ति को संगठित करने के बाद में बलबन, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से। पहले तो हम लोग वो रिवाइज कर लेते जो हमने देखा। हमने देखा कि इसने जो है साजिदा और पाइबोस ये प्रथा शुरू की थी, गैर इस्लामिक परंपरा है। उसके बाद में इसने अर्ज ए, ठीक है, जिले इलाही की उपाधि तो ली ही, ठीक है, दीवाने अर्ज नाम से एक मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, ये हम लोगों ने देखा है। नवरोज उसने मनाना स्टार्ट किया था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बलबन दिल्ली सल्तनत के कौन से वंश से बिलोंग करता था? कौन से? क्योंकि दिल्ली सल्तनत 5 भागों में विभाजित है। ठीक है, जो पहला वाला भाग है, ठीक है, मामलुक वंश या गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में से था ये। ठीक है, गुलाम वंश का। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पाणी? यहाँ पर मैं बोधिसत्व पद्म पाणी इंग्लिश के अंदर में यहाँ पर मैं आई थिंक शायद यहाँ पर मैं रह गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, पद्म पाणी। ठीक है, पद्म पाणी लोकेटेड। तो बोधिसत्व पद्म पाणी जो है उनकी पेंटिंग कहां पर में मिलेंगी आप लोगों को? ये 69वीं बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, बोधिसत्व का मतलब तो आपको समझ गया कि ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। पद्म पाणी का मतलब जिसके हाथ में पद्म मतलब कमल का फूल है, जिसके हाथ में, जिसने कमल का फूल धारण किया हुआ है, ये इस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है, फूल धारण किया हुआ है, पद्म पाणी। तो बोधिसत्व पद्म पाणी की जो पेंटिंग है आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी? अजंता की गुफा के अंदर में मिलेंगी, ये याद रखेंगे आप लोग। ये जो है एक काल्पनिक चरित्र है, इनको दिखाया जाता है पीस को लेकर, ठीक है, शांति के प्रतीक को लेकर इनको दिखाया जाता है।
तो बोधिसत्व पद्म पाणी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनकी पेंटिंग अजंता के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो एक पद्म पाणी का मतलब ही होता है जिसने लोटस को पकड़ा हुआ है, ठीक है, कमल धारण किए हुए। तो बोधिसत्व वो व्यक्ति जो बुद्ध बनने की इच्छा रखते हैं या जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन बोधिसत्व, पद्म पाणी बोधिसत्व जो है, ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो बताया जाता है पीस को दर्शाने के लिए। ठीक है, ये पेंटिंग है वो एक्चुअली जिसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि बिहार स्पेशल, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चंस कितने लोग जो है ये करना चाहते हैं। आप लोगों को बता दूं कि इस संडे को, आने वाली संडे को, ठीक है, आप लोगों के लिए, ओके, बिहार परीक्षा चैनल पर, टीचिंग परीक्षा का एक और चैनल है बिहार परीक्षा, बिहार को समर्पित। ठीक है, आप सभी के सभी बच्चे बिहार परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, आज के आज ही, ताकि आप लोगों से मिस ना हो जाए। ठीक है, उस सेशन को जाकर जो है आप लोग लाइक भी कर देंगे, लगा हुआ है सेशन, ठीक है, और नोटिफाई मी का बटन भी दबा देंगे आप सभी के सभी। तो बिहार परीक्षा चैनल के ऊपर में जाकर आप लोगों ने इसको करना है। इस संडे हम लोग बिहार परीक्षा चैनल पर करने वाले हैं। काफी लंबे समय से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी बिहार परीक्षा पर करने की सेशन को, तो बिहार परीक्षा के ऊपर में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल बिहार परीक्षा, उसकी लिंक आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वो लिंक आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को वहां से सारी की सारी जानकारी भी मिल जाएगी। ओके जी हाँ, बीपीएससी के लिए ही है, बिहार के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल। ठीक है, आप लोगों का बीपीएससी के, ओके, अरे बीपीएससी टीआरई जितने भी बच्चे देखने देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी बच्चे संडे के दिन, इस संडे को 1 बजे, 16 फरवरी को, ठीक है, 16 फरवरी को 1 बजे। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का कब आया था, ये आया था 69वीं बीपीएससी के अंदर में। लेकिन आप लोगों को बता दूं 2013 के अंदर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी टीजीटी आर्ट्स के अंदर में आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। तो आप लोगों को जो टीचिंग परीक्षा जो रिसर्च करके पढ़ाता है ना आप लोगों को, ठीक है, इन डेप्थ जाकर हम लोग कीवर्ड्स ढूंढते हैं, ठीक है, एक एक चीज जो आप लोगों ने करनी चाहिए, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों के लिए रिसर्च करके निकाल के लेकर आते हैं उन सारी चीजों को जो आपके काम में आ सकती है, जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, यूपी टीजीटी आर्ट्स में क्वेश्चन आ चुका है। पद्म पानी बोधिसत्व जो है, इनकी पेंटिंग कहाँ मिलेंगी आपको, ठीक है, अजंता की गुफा में। अजंता कहाँ पर में है, तो महाराष्ट्र के अंदर में है। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर में है, तो संभाजी नगर। ठीक है, ठीक है, संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद, ठीक है, बिहार वाला नहीं, महाराष्ट्र में भी था एक औरंगाबाद, जिसको अब नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो संभाजी नगर के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, ये याद रखना है आप लोग। ठीक है, 1885 लाइक्स हो चुके हैं, 1888 हो चुके हैं, अभी 2000 लाइक्स के बहुत पास में, हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देता रहेगा जल्दी जल्दी से। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है 69वीं बीपीएससी का। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आपको 1 नंबर का दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि अपने आप में एक एक पॉइंट जो है, चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त, ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार से भी, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में। तो आप लोग इसको बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे चरक की, ठीक है, तो चरक, ठीक है, ये क्या थे, चरक जो है किस चीज से बिलोंग करते थे, चरक संहिता उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो चरक जो है ये मेडिसिन से रिलेटेड थे, दवा से। ठीक है, मेडिसिन से चरक, एक ही जोड़ी 2 के साथ लगनी है आप लोगों की, और एक ही जोड़ी 2 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी हुई है, आप लोग देखिए यहाँ पर में। ठीक है, उसके बाद में ब्रह्मगुप्त है, वराह मिहिर है, ठीक है, विशाख दत्त है। विशाख दत्त जो है, इन्होंने कई सारे जो है नाटक लिखे हैं। विशाख दत्त, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम नाम से एक नाटक लिखा है, जिसके अंदर में चंद्रगुप्त द्वितीय और जो देवी थी, ठीक है, उनकी वाइफ, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, उनके प्रेम कहानी पूरी की पूरी लिखा है। ठीक है, तो विशाख दत्त, ठीक है, नाटककार थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इसके अलावा जो है अगर आप लोगों से बात करेंगे ब्रह्मगुप्त की, तो अंक शास्त्र, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। अब जीरो की खोज किसने की थी और जीरो का यूज किसने किया था, इसको लेकर हमेशा डिबेट रहती है। कई सारे लोग जीरो को लेकर, ठीक है, आर्यभट्ट नहीं, ब्रह्मगुप्त को जो है उसका क्रेडिट देते हैं, ब्रह्मगुप्त को। तो मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन थे, तो बी की जोड़ी 1 के साथ में लगेंगी। और वराह मिहिर, ठीक है, ज्योतिषी से रिलेटेड थे, वराह मिहिर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चरक, चरक संहिता नाम से पुस्तक लिखी है इन्होंने, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद में ब्रह्मगुप्त, ठीक है,
ये मेडिसिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। ब्रह्मगुप्त वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे, ज्योतिष शास्त्र से। और विशाखदत्त नाटककार थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल के काफी सारे इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट प्लेज लिखे हैं जो आप लोगों को उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ओके। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 लगा रहे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअल क्वेश्चन था आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में आया था 69वीं बीपीएससी के अंदर में। ठीक है, चलिए मुझे यहाँ पर मैं टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि सिक्किम वाला जो शॉट है वो यहाँ पर मैं आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा था टीचिंग परीक्षा के चैनल पे। ठीक है, चैनल टीचिंग परीक्षा चैनल पे जितने लोगों ने देखा था बता दीजिए। सिक्किम के बारे में जो हम लोगों ने शॉर्ट के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो आप लोग एक थैंक यू जो है फैज सर के लिए भी यहाँ पर में बनता है आप लोगों का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पीछे से आप लोगों के लिए वो शॉर्ट ऐड कर दिया ताकि आप लोग देख सके। तो आप लोगों को मैं अभी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। बाकी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों ने, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप लोगों से छूटे ना। है कि 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा ही नहीं था। दरअसल 1947 में भारत की आजादी के समय सिक्किम में चौगियाल वंश का शासन था और चौगियाल वंश के जो शासक थे वो भारत के अंदर में सिक्किम का विलय करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद 1950 में अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया गया। इसके तहत सिक्किम पर राज तो वहाँ के राजा का ही होगा, लेकिन डिफेंस और विदेशी मामले भारत सरकार देखेंगी। 1970 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इसके बाद सिक्किम के राजा सिक्किम को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो चीन सिक्किम के ऊपर में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरे की बात। इसलिए इंदिरा गांधी ने 1973 में इंडियन आर्मी को सिक्किम भेजा और वहां के गैंगटोक शहर और राजभवन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें 97% लोगों ने सिक्किम के भारत के विलय के पक्ष में मतदान किया। और इस तरह 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम 22वें नंबर का भारत का पूर्ण। ओके, सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवा के रखी हुई है। जितना ज्यादा आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में एक्टिवेट रहोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। जितने भी इस तरीके के शॉर्ट्स है, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये हमारे बहुत सारे शॉर्ट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमने की है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से इसको पेड कोर्स के अंदर में भी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि एड ऑन जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को वही के वही पे ऐप के अंदर में भी मिलना स्टार्ट हो जाए और वहां से भी वो उन सारी चीजों को रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये जो चीज थी हम लोगों ने यहाँ पर में देखी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स हमारा जो चरक चरक संहिता हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोगों ने ब्रह्मगुप्त के बारे में देखा कि ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स अंक शास्त्र से रिलेटेड थे। ठीक है, ब्रह्म स्तूप सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्म स्तूप सिद्धांता करके उन्होंने बुक लिखी थी। वरामिहिर जो है उनकी जो है पुस्तक बृहद संहिता, बृहद संहिता। ठीक है, बृहद संहिता किसने लिखी थी, बृहद संहिता। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रख लेना, बृहद संहिता वराह मिहिर की पुस्तक थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको देवी चंद्रगुप्तम के बारे में बताया था कि विशाख दत्त जो है इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम लिखी थी। एक और पुस्तक लिखी थी इन्होंने, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों के दोनों विशाख दत्त ने लिखी है। अगर आप लोग कहोगे तो आगे में जाकर मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से जो अलग अलग बुक्स है उनके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो सेशन को लाइक और लाइक जरूर कर देंगे आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हर कोई बच्चा। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकता है शेयर जरूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपदा मगध। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। 66वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में। चलिए,
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे मगध महाजनपद की, तो मगध महाजनपद, ठीक है, जो आप लोगों के 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। प्राचीन समय के अंदर में, भारत के अंदर में, स्पेशली उत्तर भारत में, ठीक, एक एक केवल जो है नीचे में, ठीक है, यहाँ पर मैं पाटन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो है ऊपर में आप लोगों के नॉर्थ इंडिया में थे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपदा? सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था ये। इन सारे के सारे 16 महाजनपदों में 200 सालों तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा ताकतवर महाजनपद रहा। इसकी पहली राजधानी जो थी वो थी राजगृह, ठीक है, राजगृह, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता था, गिरिव्रज, ठीक है, गिरिव्रज भी कहा जाता था। तो राजगृह या गिरिव्रज इसकी फर्स्ट कैपिटल थी, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल थी। सेकेंड नंबर की कैपिटल उसकी पाटलिपुत्र बनी। तो आंसर यहां पर में क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ई इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था? जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे आप सभी के सभी, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सही आंसर लगाया है, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी, जितने लोग हैं जिन्होंने सही आंसर लगाया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि राजगृह पहली राजधानी थी, दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया कि विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट मगध किंगडम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, शुरुआती समय में कौन सा शहर था जिसने इसकी राजधानी के रूप में काम किया? ठीक है, तो सबसे पहले जो राजधानी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, राजगीरा ही थी। ठीक है, और जब मगध किंगडम से महाजनपद की कैटेगरी के अंदर में शामिल हुआ, उस समय में भी राजगीरा ही इसकी कैपिटल के रूप में काम कर रही थी, राजगृह। ठीक है, राजगृह या गिरिव्रज। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, 2800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 69वीं बीपीएससी का एक और क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेस, ठीक है, मेघवर्मन, ठीक है, मेघवर्मन नाम का एक राजा था। ठीक है, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के एक शासक मेघवर्मन, ठीक है, उन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति जो है लेने के लिए कौन से गुप्त राजा के पास में अपनी मिशनरी या धर्म प्रचारक भेजा था कि भाई हमको, ठीक है, एक परमिशन दे दो। ओके, तो हमें परमिशन दे दीजिए, किसने कहा था? तो ये कहा था श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने परमिशन मांगी थी। और किससे मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से मांगी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, समुद्रगुप्त से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। ओके, और क्या समुद्रगुप्त ने वो परमिशन दे दी थी? बिल्कुल परमिशन दे दी थी। अब आप देखिए, ये 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन, और आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और इसी वजह से टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल करवा के दिए। कितने बच्चे जिन्होंने अब तक उसको एनरोल कर लिया है? ठीक है, जो भी पेड स्टूडेंट है उनको कंसेशनल प्राइस में मिल रहा है। तो आप लोग जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा के कोर्स में एनरोल नहीं किया, वो लोग कोर्स में एनरोल करते हुए, ठीक है, फिर साथ साथ में उसको ले सकते हैं ताकि आपको कंसेशनल प्राइस में मिल जाए। अदरवाइज, ठीक है, आप लोगों को 1410 रुपए के अंदर में, ठीक है, आप अलग से भी ले सकते हो वो 10,000 क्वेश्चन वाला कोर्स। ठीक है, जिसके अंदर में बाइलिंगुअल आपको दोनों भाषाओं के अंदर में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों चीजें आप लोगों को मिल जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी वो मिल जा रहा है, ताकि आप वही के वही आप लोग पढ़ सके उसको। आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन आप लोग वही पढ़ पाओगे स्पीड में। मतलब 5 मिनट में आपने मान लीजिए 30-35 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पढ़ लिए एकदम स्पीड में। तो दोनों ही चीजों का ध्यान रखा गया है। मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, ठीक है, और जो बच्चे बचे हुए वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो जो बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स ले लिया उनके लिए 199 रुपीज के अंदर में केवल, ठीक है, पहले 99 रुपीज के अंदर में था, थोड़ा सा प्राइस अभी उसको हमने इंक्रीज किया है। बाकी आगे में और बढ़ सकता है, क्योंकि कॉस्टिंग उसमें बहुत ज्यादा आती है, पीछे में बहुत ज्यादा खर्च होता है उसके ऊपर में। ठीक है, ताकि हम आपको बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं, और अगर आपको बेहतर सुविधाएं चाहिए तो हम कोई भी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो उसके लिए कॉस्टिंग आ जाती है फिर। नाउ अब जो बच्चे लेना चाहते हैं वो लोग कोर्स लेकर फिर बाद में उसके अंदर में जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को दोनों फायदा हो जाए, दोनों के दोनों चीज आपको मिल जाए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को आज आप लोगों का दिन है, 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ठीक है, कईयों के दिल जुड़े होंगे, कईयों के दिल टूटे भी होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार केवल वो लड़का लड़की वाला ही नहीं होना चाहिए, कई एक प्यार जो है आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, अपने ड्रीम के प्रति एक प्यार हो सकता है, आपके माता पिता के प्रति एक प्यार हो सकता है, आप लोगों का अपने देश के प्रति, समाज के प्रति। ठीक है,
अपनी जॉब, अपने प्रिपरेशन के प्रति, ठीक है, तो करते रहिए। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि ना जाने कितनों के दिल तोड़े हैं तूने फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने तेरे दिन कम किए हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में ना पड़ते हुए पढ़ाई के ऊपर में ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। और जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आने वाले 14 फरवरी आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे से गुजरेंगे, ज्यादा इंजॉयबल गुजरेंगे, यही बोल सकता हूँ मैं। आपके लिए कोई अच्छा सा पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप अच्छे से डिनर पे जा पाओगे, कैंडल लाइट डिनर के ऊपर में जा पाओगे, मूवी जा पाओगे उसके साथ में, शादी करने के बाद में ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेहनत करिए लेकिन सबसे पहले। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम लोग हमारे कल सेशन के अंदर में, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप सभी लोगों ने एक चीज ये याद रखनी है कि बिहार परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सभी के सभी, बिहार परीक्षा चैनल को। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।